ओके गाइस, तो आज हम लोग ITR 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास ITR 3 का जस्ट इंट्रो पार्ट पढ़ाए थे कि ITR 3 किसके लिए होता है, कहाँ से डाउनलोड होता है, एक्सेट्रा एंड ऑल दैट। एंड द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ITR 3 में हम लोग को बैलेंस शीट पीएल अपलोड करना होता है। तो हाउ टू अपलोड बैलेंस शीट एंड पीएल इन ITR 3, आज का डिस्कशन वही रहेगा। आप लोग को एक टास्क दिया गया था, 2-3 जन रिस्पॉन्स किए, बाकी लोग एज यूजुअल। ओके, तो आज ये टास्क मैं कर दे रहा हूँ। ओके, एंड लेट्स सी हम लोग कब तक आज पहुंचते हैं। ठीक है, ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग का टास्क ITR 3। ओके, तो प्रीफिल डाउनलोड करना ITR 3 के लिए आज करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ITR 1 के लिए देखे थे, ITR 2 के लिए देखे थे, ITR 4 के लिए देखे थे। तो प्रीफिल हम लोग करते हैं, एज वी ऑल नो दैट कि प्रीफिल हम लोग को हेल्प करते हैं ITR फाइल करने में। तो आज हम लोग सारा टेक्निकलिटी के बात कर लेंगे। ITR 3 का ऑलमोस्ट फाइलिंग हो ही जाएगा हम लोग का आज। तो प्रीफिल डाउनलोड करने के लिए आपको पता है कि लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन शुड बी योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। हाउ टू रजिस्टर्ड आवरसेल्फ विद इनकम टैक्स एक छोटा सा टास्क था, मैं आप लोग को बोला था अगर यूट्यूब या एक चीज देख लेना। अगर देख लियो तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लास कंप्लीट होने से पहले मैं कर दूंगा, आज नहीं मतलब 2-1 दिन बाद, कि हाउ टू रजिस्टर्ड आवरसेल्फ टू द इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद सेकंड टाइम रजिस्ट्रेशन का दरकार नहीं होता है। पासवर्ड अगर भूल जाते हैं हम लोग तो पासवर्ड को रिट्राइव करना पड़ता है। तो ये सब तरह तरह का टेक्निकलिटी का बात हम लोग कर लेंगे उस टाइम पे। तो आई थिंक आपको याद होगा ये स्टेप्स कि हाउ टू डाउनलोड प्रीफिल। तो इनकम टैक्स में जाके हम लोग ये चीज करते हैं। तो लॉगिन करते हैं हम लोग। तो देखो, तो लॉगिन आईडी क्या होगा हम लोग का, BWVPR8031A। ओके, एंड देन हम लोग ये जो है ये वाला पार्ट हम लोग करते हैं। ओके, तो प्रीफिल कहाँ से मिलता है हम लोग को? प्रीफिल मिलता है माय अकाउंट। ओके, डाउनलोड प्रीफिल एक्सएमएल। एंड देन अभी हम लोग को जो फाइनेंशियल ईयर में, आई मीन असेसमेंट ईयर में वो करना पड़ेगा, दैट इज 2021। एंड इससे पहले अब तक हम लोग ITR 1 के लिए, ITR 2 के लिए, ITR 4 के लिए प्रीफिल डाउनलोड कर लिए हैं। बट दिस टाइम फॉर ITR 3 तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ITR 3। ये स्टेप्स इससे पहले आप लोगों से डिस्कस हो चुका है, आप लोग भी देख चुके होंगे। बट द थिंग इज वो डिफरेंस था, ये डिफरेंस है, डिफरेंस इन द सेंस ओनली ये ITR फॉर्म का नाम खाली डिफरेंस था। तो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद डाउनलोड XML, आई एग्री, कंटिन्यू। हम लोग का क्या डाउनलोड हो गया सर? हम लोग का ITR XML डाउनलोड हो गया। तो आपको जैसे कि पता है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है इसके बाद। उसके बाद बेसिकली हम लोग को करना पड़ता है कि जो XML हम लोग अभी डाउनलोड किए, वो XML को सेव करके उस फोल्डर में हम लोग को लेके जाना पड़ता है। तो ये प्रीफिल हम लोग कर लिए डाउनलोड, और यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो ये प्रीफिल XML का टेक्निक जो पहले हम लोग दिखाए थे, अभी भी हम लोग ये देख लिए, और आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ITR 3 फॉर्म को ओपन करना होता है। तुम लोग टास्क नहीं करते हो, ये सर ये सब बोले क्या फायदा है? मत बोला करो, और अच्छा नहीं लगता मुझे। आई रियली फ्रस्ट्रेटेड विद सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, सीरियसली। आप लोग पढ़ाई मत करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट प्रैक्टिकल काम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, आई जस्ट रियली डिसलाइक इट। अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते तो इसके बाद अगर आपको अच्छी जगह सिलेक्शन ना हो, आप अगर इंटरव्यू से रिजेक्शन आते हैं, तो आप प्लीज रिग्रेट मत करना, और ये मत बोलना ऐसे ने तो हम लोग को जॉब नहीं दिया। प्लीज ये बोलने का हक आप लोग को नहीं रहेगा। यार रिग्रेट वही करेगा, ये बोल वही पाएगा जो अपना ड्यूटी अच्छे से निभाएगा। आप लोग तो कभी करोगे नहीं। तो चलो क्या बोले। और देन हम लोग प्रीफिल करेंगे।
तो जैसे हम लोग आईटीआर 1 2 3 के सॉरी 1 2 4 के लिए किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये मैं उस टाइम पे बताया था कि ये चीज सबके लिए सेम रहेगा। डाउनलोड करना एंड प्रीफिल ओपन करना जावा यूटिलिटी में आईटीआर 1 2 3 4 5 6 सबके लिए सेम रहेगा, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो प्रीफिल हो चुका है, ध्यान से देखिए। अभी आज हम लोग कुछ यहाँ पे कैसे फिलअप करते, कैसे प्रोसीड करते एंड ऑल दैट। ठीक है, तो दैट यू कैन सी दैट के ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन ये आ जाता है। बट आईटीआर 3 में थोड़ा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है, ये लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा आप लोग को याद रखना होगा। पहले भी बोल चुका हूँ, एक बार फिर से याद दिला दूं। फोन नंबर अगर लिख रहे हो तो प्लीज एसटीडी जो 91 है इंडिया का उससे साथ लिखना। ईमेल आईडी आधार कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। इसके बाद फाइलिंग अंडर सेक्शन, जो सेक्शन वो देना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप लोग को लास्ट क्लास इसके लेके बातचीत हुआ था कि 2021-20 के लिए सारा चीज हम लोग के लिए क्या होगा, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ही होगा। सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो नेक्स्ट एक सेकंड ना। ओके, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट का बात जो हम लोग कर रहे थे, आई थिंक वो आप लोगों को क्लियर है कि ऑन और बिफोर डेट क्यों होता है। बिकॉज अभी डेट है 30 नवंबर तक, डेट एक्सटेंड हो चुका है। अच्छा, ये वाला प्रोविजन इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग का 3 ऐसा जगह है, अगर कोई भी एक चीज अगर रिस्पॉन्ड करे तो हम लोग को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। ऐसा कौन सा वो 3 चीज था सर? वो था कि आपका ग्रॉस अमाउंट एग्रीगेट डिपॉजिट जो करंट अकाउंट में क्यों 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल में खर्चा किए हो और 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर चुके हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये 3 चीज आप देख लिए हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये नुई करेंगे। ये तो ये शायद ही कभी करना का मौका मिलेगा हम लोग को। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस आईटीआर 2 अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि 182 डेज वाला पार्ट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो वी हैव डन इट। एंड देन 115H नो, पोर्टुगल सिविल कोड नो। उसके बाद एक करके बहुत सारा ऑप्शन नो करना पड़ेगा। तो कौन कौन से नो होगा? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी जो है वो भी क्या रहेगा, नो। ठीक है, डायरेक्टर के लिए हम फाइल नहीं कर रहे, नो। पार्टनर्स के लिए फाइल नहीं कर रहे तो भी क्या रहेगा, नो। ये सारा ऑप्शन जो है आपका ये सब रहेगा नो, क्योंकि हम लोग प्रोप्राइटरशिप के लिए फाइल कर रहे हैं। तो प्रोप्राइटर जो है वो अपना बिजनेस खुद चला रहा है, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, वो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, तो दैट्स व्हाई यू हैव सिलेक्टेड नो। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर का मतलब होता है कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर वो शेयर होल्ड करते हैं कि नहीं, तो ये किसी का शेयर होल्ड नहीं करते तो नो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि आपका क्लाइंट का पैसा ऐसा कोई प्राइवेट, जैसे कि आईसीए, आईसीए एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज द कंपनी, बट आईसीए इज अनलिस्टेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जितना सारा होता है मार्केट में, दे आर ऑल आर द अनलिस्टेड। उसका शेयर आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता है। एंड और भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है जैसे कि पैटर्न, स्कीपर, इस तरह कंपनी जानता हूं मैं इन लोग को, दे आर ऑल्सो अनलिस्टेड कंपनी। तो जो कंपनी अनलिस्टेड होता है स्टॉक मार्केट में, आप उनका स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट इज ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट का आपको उन लोग का स्टॉक नहीं मिलेगा। तो अगर आपका क्लाइंट जो प्रोप्राइटर है कोई बिजनेस का, अगर कोई दूसरा कंपनी में अगर वो शेयर होल्ड कर रहा है, जैसे कि शेयर होल्ड इन द सेंस क्या बोले कि आपका मतलब अनलिस्टेड कंपनी, जैसे कि आईसीआई का डायरेक्टर जो है, तो उनके लिए यस रहेगा, बिकॉज आईसीआई इज अनलिस्टेड कंपनी। तो अगर आईसीआई में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो शुड बी सिलेक्ट एज यस, बट आपके लिए क्या रहेगा, नो। एंड उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, कोई फॉरेन करेंसी में रिसीव किया कि नहीं, तो नो। तो फिलहाल ये सब जो ऑप्शन में बोल रहा हूँ आप लोग के पास, जो शुरू में जो सब फाइल आएगा जो आप एक्सपेक्ट करोगे उसमें सब नो ही रहेगा। ये सब एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन है। और उसके बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है आईटीआर 3 जो है वो ऑडिट के लिए कंपलसरी होता है। तो आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज फॉर 44A? आंसर इज नो। सॉरी यस, ये यस रहेगा। 44 मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के लिए क्या रहेगा,
दैट विल बी यस रहेगा। ओके, तो मेरा क्लाइंट का कोई ऑडिट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दैट्स वाई मैं कुछ ऑडिट के लिए नहीं करूंगा। तो 44 मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स 25 लाख से ऊपर टर्नओवर होने के लिए कंपलसरी हो जाता है। मैं बोलता हूँ सबके लिए आप यस करो, आपके पास पीएल बैलेंस शीट है तो 44 यस करो। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंटिव इनकम ये कह रहा है वेदर एसेट डिक्लेयर इनकम अंडर 44 एडी, आंसर इज आप यस कर सकते हो। देखो, मैं आप लोग के साथ एक बात किया था कि प्रेजेंटिव इनकम जो होता है उसके लिए कौन सा रिटर्न जाता है, आईटीआर 4 जाता है। लेकिन ये बात भी बोले थे कि फोर के साथ साथ वो आईटीआर 3 भी फाइल कर सकता है। आप चाहो तो देख सकते हो क्या लिखा है, वेदर द एसेट इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44 एई एबी 44 डबल बी एंड समथिंग लाइक दैट, मतलब 44 एडी छोड़ के यहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, नो होगा। मेरा क्लाइंट कोई 44 एई या 44 बी 44 डबल बी क्लेम नहीं कर रहा। अच्छा, 44 एडी भी है, नथिंग लाइक दैट। तो 44 एडी का आई थिंक आपको प्रोविजन पता होगा आप लोग को, पीजीबीपी हाल ही में चैप्टर में हम लोग कंप्लीट किए। तो 44 एडी में आप लोग क्या देखे होंगे, कोई मुझे बता पाएगा कि 44 एडी का क्या असूल था? हम लोग नेट प्रॉफिट कितना कर सकते हैं एटलीस्ट, और टर्नओवर कितना तक होने पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं? कोई ये दो चीज बता पाएगा मुझे 44 एडी का? आप लोग चाहो तो कॉपी का हेल्प ले सकते हो। गैस 44 एडी प्रेजेंटिव इनकम है, हाल ही में पढ़े हम लोग 2 हफ्ते पहले ही। तो मुझे बताइए खाली आप लोग, कोई एक जन या कोई भी बताइए, आप प्लीज इनबॉक्स करिए या फिर अनम्यूट करके बोलिए कि 44 एडी के लिए क्या आपका टर्नओवर क्या था और प्रॉफिट परसेंटेज क्या था। Okay, Poulam is saying turnover below 2 crore. Okay, fine. And profit percentage? What will be the profit percentage? Sir, don't say 8%, say minimum 8%. Okay? क्योंकि आपको पता है 8% से ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो अगर आपका क्लाइंट इसमें आप ये कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हो नीचे एक दिया है और एक क्राइटेरिया, 1 करोड़ से ज्यादा बट 5 करोड़ से कम, तो ये भी मेरे लिए नो रहेगा। यस, शोभिक, पोलवी, स्नेहाशीष, सोमनाथ, जो लोग बोल रहे हो करेक्ट बोल रहे हो। गाइस, एक बार पॉइंट को पढ़ा जाए प्लीज। थर्ड नंबर पॉइंट, आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स, 44 ए कर दिए, 44 ए भी यही वो भी देख लिए। सर, टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ से कम, अगर 1 से 5 को बीचे बीच है तो यस होगा, बट मेरा क्लाइंट का ना तो 1 करोड़ क्रॉस किया और 5 करोड़ तो सवाल ही नहीं आता, तो नो। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है हम लोग का ऑडिट। तो ऑडिट सिलेक्ट के लिए हम लोग का क्या रहेगा, इट्स नो, एंड ऑडिटेड भी हम लोग का नहीं हुआ है, तो ये भी क्या रहेगा, नो। जैसे ऑडिट होने पे ही ऑप्शन यस रहेगा। तो ऑडिट के दो चीज अगर आप नो नो कर रहे हो तो नीचे भी आपको ऑप्शन मिलेगा 92E, तो ये भी रहेगा नो। ओके, एंड ऑडिट रिपोर्ट भी आपको दरकार नहीं होगा। तो फास्ट पेज में कपिल ऑफ यस नो टाइप सिलेक्शन है, आप देख सकते हो। अच्छा, ये दोनों जो पॉइंट है थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बोल रहे हैं कि इफ यस at 2I with the aggregate amount received including the amount for sales or likely capital contribution loan etc in cash does not exceed 5% of said amount. Guys, ये थोड़ा सा अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर हम लोग का रोक टोक लगा हुआ है। तो बेसिकली जिन लोग का ऑडिट वगैरह होता है उन्हीं लोग के लिए चीज देखा जाता है, ये कैश सेल, कैश रिसिप्ट एंड ऑल दैट। बट आमतौर पे हम लोग का जो इनका ऑडिट नहीं होता है, ये लगभग जितना सारा ऑप्शन हम लोग नो नो कर रहे हैं वो नो ही रहेगा। तो ऑडिट इन्फॉर्मेशन को हम लोग आईटीआर 3 का पीएल बैलेंस शीट अपलोड करने के बाद हम लोग 2-3 बार और इसको रिवाइज कर लेंगे, खास करके A22 और A23 बोल के जो पॉइंट है वो पॉइंट हम लोग को थोड़ा डिस्कस करना है। और मार्केट में देखना है, आप कोई अगर फेसबुक पेज अगर फॉलो करते हो और कोई अगर चीज को अगर देखते हो तो आपको पता होगा कि अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट में। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट में कि टीसीएस बोल के क्या कॉन्सेप्ट आया।
206 ए या कुछ ऐसा सेक्शन आया कि 10 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर है तो सेल्स के टाइम पे टीसीएस कलेक्ट करना होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये अमेंडमेंट्स एक अक्टूबर से लागू हुआ है। और 194 ओ बोल के और एक सेक्शन आया, तो उसमें भी ई कॉमर्स वालों को वो सेक्शन लागू हो रहा है। तो ये सब जो हाल ही में जो रिसेंट चेंजेस हुआ, अक्टूबर से जो चेंजेस लागू हुआ है, हम लोग उसके ऊपर 2-4 बातें करेंगे। सिंस ITR 3 का फ्लो चल रहा है, इसलिए मैं सोचा कि ITR 3 एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद वो अमेंडमेंट्स लेके बैठो। वो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग को थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, एनीवे आप लोग ऑडिट इन्फॉर्मेशन एक बार प्लीज देख लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक कहाँ पे येस नो करना है आपको पता चल गया, आप लोग येस नो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लिए, देख लिए हो आप लोग कौन सा ऑप्शन येस करना है। ये 44 को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि येस करो अगर आपके पास पीएल बैलेंस शीट है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग द पीएल बैलेंस शीट फॉर योर क्लाइंट, देन आप 44 को येस कर सकते हो। बाकी जितना सारा ऑप्शन है, अगर आपको ऑडिट नहीं जा रहा है तो आप ऑडिट इन्फॉर्मेशन को नो कर सकते हो। ओके, सेकंड पेज में जाओ। पहला पेज में कोई शक या सवाल है तो पूछ लो प्लीज, देख लो, क्योंकि ITR 3 में ये बहुत कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जो ITR 4 या ITR 2 या ITR 1 पे नहीं मांगता है। फाइलिंग स्टेटस और ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है, ये ITR 2 के साथ आपको सिमिलरिटी मिलेगा। पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड आपका ये जो नेक्स्ट देख रहे हो फाइलिंग स्टेटस, ये दोनों में आपको सिमिलरिटी मिलेगा। लेकिन ये जो नीचे वाला ऑप्शन है अदर डिटेल्स, यहां से आपका एक्स्ट्रा पार्ट स्टार्ट होगा इन ITR 3। तो बेसिकली ये जो पार्ट है जनरल बोल के जो पार्ट, मतलब ITR 3 का जो पहला जो टैब या जो भी टेबल आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक नया चीज ऐड हुआ, दैट इज अदर डिटेल्स, जहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस को नो करना होता है। एंड दिस आर ऑल ऑफ द कंपलसरी सिलेक्शन, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शनल है, दिस आर ऑल द कंपलसरी सिलेक्शन। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट पेज में जाए। सो नेक्स्ट है हम लोग का नेचर ऑफ बिजनेस। सो नेचर ऑफ बिजनेस में आपका क्लाइंट का जो बिजनेस रहेगा, ये ITR 4 पे भी था, नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको सब चीज मिल जाएगा। एक दफा आपको देखना चाहिए, बाकी उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो मेरा क्लाइंट का जो काम है वो बेसिकली वो बिल्डिंग कंप्लीशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो उसका बैलेंस शीट बना रहा हूँ। तो आप कोड देख सकते हो कंस्ट्रक्शन के लिए, ये कोड आप ले सकते हो। चैटर्जी कंस्ट्रक्शन, ये ट्रेड नेम है, ये ट्रेड लाइसेंस से नाम मिल जाएगा आपका, ये वाला पार्ट है। तो पार्ट है जनरल है सर नेचर ऑफ बिजनेस। बोलो। सर जैसे कि हम लोग कोड जो मतलब डालते हैं, अगर ऐसा हुआ कि कोड हम लोग को सही पता नहीं है और कुछ भी उससे डाल लो, कोई रिलेटेड फर्क कोड नहीं कुछ पड़ता, डाल दो। ये चीज कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता मैडम, आप बिंदास डाल सकते हो। नेम सही से लिखना जो ट्रेड लाइसेंस पे है, और जी आपका कंस्ट्रक्शन का काम है तो आप रिटेल तो सिलेक्ट नहीं करोगे, तो इतना तो गलती नहीं होगा। बट नियरेस्ट अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हो, जैसे बिल्डिंग कंप्लीशन, बिल्डिंग वैल्यूएशन, बहुत सारा ऐसा होता है। तो आप अगर रिटेल सेगमेंट में हो तो कौन सा चीज का रिटेल हो वो देख लो। तो इतना तक ये ओके। ऑप्शन थोड़ा आपको पेशेंसली चेक करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। पहला दफा आप एक बार ये ऑप्शन को पेशेंसली चेक करो तो आपको मिल जाएगा। और सीक्वेंस कुछ इस तरह का है, पहले ये स्टार्ट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग से, पहले एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद होलसेल, होलसेल के बाद रिटेल, तब उसके बाद सर्विस। इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो होता है। तो अगर आपका क्लाइंट सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस एकदम लास्ट में मिलता है। ये देख लो, इवेंट मैनेजमेंट, अदर सर्विस, एक्सपोर्ट, तो सर्विस आपको लास्ट में मिलता है। सर्विस से थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा सर, आपका दिखा दे रहा हूँ। मेरा कंप्यूटर का स्क्रॉल इतना फास्ट है ना, बताओ रुको, थोड़ा सा मैं होल्ड करूँ। टाइम वो टॉस कर लेना, जो जीतेगा वो सिलेक्ट कर लेना। ओके, 9008 और 9010, हाँ सेम ही है।
होलसेल ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, होलसेल तो कोई भी एक तो लो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, ठीक है। तो गाइज ये देख सकते हो यहाँ पे आपको देखो होलसेल स्टार्ट हुआ, उसके बाद रिटेल, तो सूटी इस तरह का यहाँ पे आपका सीक्वेंस सजा हुआ है, तो एक दो बार चेक कर लेना। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का सारा देख सकते हो आप 605 से है, तो जैसे जीएसटी में हम लोग HSN एसएससी कोड जैसा ढूंढते हैं उस तरह का चीज ये है, बट जीएसटी में चलो टाइप करने से वो आ जाता है, बट यहाँ पे वो आता नहीं है, यहाँ पे एक दफा ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढ लीजिएगा आप लोग, एक बार ढूंढना कौन सा बड़ी बात है। और वैसे भी ये पार्ट उतना हाई सेक्टर हाई फाई नहीं है, बट सिंस ये रेट एस्टेरिस्क दिया हुआ है तो आपको एक तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ओके। और आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप देखो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि कहाँ पे ये चीज और मिलेगा डिटेल, ठीक है। अब हम लोग का मच अवॉइडेड टॉपिक बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट कैसे फाइल करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप लोग एक पेपर पेन लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारा चीज आप लोग को नोटेशन देना है, आप लोग प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए। और पहले दफा नोट डाउन करके रखिए, एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद और नोट डाउन करने का दरकार नहीं रहेगा, आप खुद कर लोगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और बोले थे आप लोग को कि बैलेंस शीट का अगर एक एक पार्ट अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो 1 महीना लग सकता है या उससे थोड़ा कम लग सकता है, तब जाके हम लोग बैलेंस शीट पे पूरा डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज ये एग्जॉस्टिव मैनर पे बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो आपका रेगुलर प्रैक्टिस में जो जो आइटम कॉमन मिलता है, जैसे कि कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, कैश बैलेंस, ये आपका हर एक बैलेंस शीट में कॉमन मिलेगा। स्टॉक, ओके, फिक्स्ड एसेट, तो ये सब चीज आप देखते रहिए कि ये कहाँ प्लेस करते हैं। बाकी जो एक्सेप्शनल आइटम होता है, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, ये सब चीज कहाँ डालेंगे उसको भी एक दफा देख लेना। तो पहले मैं बोलता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे स्टार्ट करो, अपना लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज करो। शुरू में अगर लेवल इंक्रीज करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाने का चांसेस रहता है। तो मेरा यही मानना है आप कंफ्यूज मत हो जाइए प्लीज, आप आराम से आगे बढ़िए और एक एक करके आइटम को कहाँ क्या लेना है देखते रहिए और आइटम को फिट करते रहिए और आगे बढ़िए। ओके, तो गाइज मैं क्या करूंगा अभी, मैं आप लोगों के साथ अभी एक बैलेंस शीट शेयर करूंगा और वो बैलेंस शीट का आइटम मैं पढ़ते जाऊंगा, और आइटम पढ़ने के बाद जो आइटम जहां प्लेस होगा हम लोग वो आइटम को वही डालते रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है हम लोग का, पहला बैलेंस शीट का आइटम आप देख रहे हो, थोड़ा बैलेंस शीट ओपन करूंगा। इस तरीके से करोगे तो आपका दो फायदा होगा। क्या फायदा बोलो तो, पहले बात तो आपका बैलेंस शीट से एक भी आइटम छूटेगा नहीं, और दूसरा बात सारा आइटम प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज देख लो ध्यान से कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट, ट्रेड पेबल मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज, ये दोनों चीज आपको यहाँ पे देख पा रहे हो, यस नो। तो हम लोग को अभी क्या करना है, बैलेंस शीट से आइटम उठाना है और हम लोग को ढूंढना है कि आईटीआर 3 में कहां प्लेस करें। मतलब अप्रोच दो होता है, क्या अप्रोच होता है, आप इसको बेस मान के अमाउंट आपका बैलेंस शीट से पिक करके यहाँ पे पोस्ट करो। मतलब आप देख लो सबसे पहले क्या है, प्रोपर्टीज कैपिटल, तो यहाँ पे आकर ढूंढो प्रोपर्टीज कैपिटल कहाँ पे है। ये एक अप्रोच है, ये अप्रोच थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। दूसरा अप्रोच है, इसको आप बेस मानो। जैसे कि मुझे पता है कि मेरा बैलेंस शीट का पहला आइटम है कैपिटल अकाउंट, तो मुझे देखना है कि ये कहाँ मैं पेस्ट करूं। तो मैं इसे कंट्रोल सी करे कॉपी कर रहा हूं और मुझे पता है कैपिटल सबसे पहले आता है, तो कैपिटल यहाँ पे पोस्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि कैपिटल कहां लिखना है, 1A, सोर्स ऑफ फंड 1A शुड बी द कैपिटल। ऐसे करके आप पहले एक दफा नोट डाउन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको उतना ढूंढने का दरकार नहीं होगा। आप ढूंढोगे 1A कहां है, जहां 1 है वहीं पे प्रॉपर्टीज कैपिटल हम लोग को बिठाना है। और आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी में बैलेंस शीट पीएल है लाइक एक्सेल या वर्ड में, तो आप वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। टेक्निक समझ में आया आप लोग को, कहां से क्या लेना है, कहां पोस्ट करना है, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस। तो मेरा अप्रोच ऑलवेज यही रहता है कि बैलेंस शीट पढ़ते चलो और ये ढूंढो कि पीएल में कहां या बैलेंस शीट में कहां उसको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहला आइटम जो है मेरा दैट इज कैपिटल अकाउंट, और हमने कैपिटल अकाउंट का बेड़ा पाल लगा दिया। अब नेक्स्ट है ट्रेड पेबल एंड अदर करेंट लायबिलिटीज, मतलब आउटस्टैंडिंग। अदर करेंट लायबिलिटीज का मतलब पता है ना आप लोग को, इट्स नथिंग बट इट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदर करेंट लायबिलिटी का मतलब इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। गेटिंग माय पॉइंट।
तो हम लोग इसको करें, मतलब भरना स्टार्ट करें। तो ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी को ऐड करो दोनों को, क्योंकि बैलेंस शीट में मतलब आईटीआर 3 या आईटीआर 4, सॉरी आईटीआर 4 में तो नहीं डालते, ऐसे नहीं डालते। आईटीआर 3, आईटीआर 5 एंड आईटीआर 6, ये तीन ऐसा आईटीआर है जहां पे आपको बैलेंस शीट अपलोड करना पड़ता है। रिपीट सर, आईटीआर 3, आईटीआर 5 एंड आईटीआर 6, ये तीन ऐसा आईटीआर है जहां पे आपको बैलेंस शीट अपलोड करना पड़ता है। तो आप जब बैलेंस शीट अपलोड करने जाओगे तो आप देख लीजिए कहां पे क्या लिखते हैं। तो बेसिकली गाइस, ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज, ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों आपको एक ही जगह डालने का मौका मिलेगा, वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो एक लाइन प्लीज लिख लीजिए कि ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आई रिपीट वर्जन गर्ल्स, ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख लो अदर करंट लायबिलिटी, ओसीएल, ओसीएल लिखने से हो जाएगा। आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर रहे हो मैं जो बोल रहा हूं। ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस and other current liabilities shall be coming under sundry creditors, चाहे आईटीआर 3 हो, आईटीआर 5 हो या आईटीआर 6 हो, ये कहां आएगा? ये आएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। तो कोई मुझे टोटल करके इनबॉक्स कर सकते हो, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी टोटल करके कितना हो रहा है? 445 120 प्लस 7932, इसका बस टोटल करके मुझे बताओ ना कोई एक जन। किए हो कोई कि हम ही कर ले? अच्छा, संजू ने बोल दिया, थैंक यू संजू। 453052, अब ये कहां पे आएगा देख लो, 453052 ये कहां पे आएगा देख लो दोस्तों। सोर्स ऑफ फंड में नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। कहां मिलेगा आपको? एप्लीकेशन ऑफ फंड। सन्ड्री क्रेडिटर्स और अदर करंट लायबिलिटी को टोटल करके हम लोग को जाना है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर आपको एक जगह मिलेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल के, ये करेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो यहाँ पे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल के जो पार्ट है, D1A, कौन सा D1 है? 3D1A, 3D1A जो पार्ट है भाई, हाँ 3D1A करेंट लायबिलिटीज के अंदर जो आप देख रहे हो सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे आपको फिगर लिखना है। कितना फिगर बताया आपने? 453052, 453052। गाइस, आईटीआर 3 में अलग जगह से आउटस्टैंडिंग लिखने का जगह नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग प्रोविजन अगर आपका बैलेंस शीट में कुछ आ रहा है तो देख सकते हो, ये सोर्स ऑफ फंड में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड में। एप्लीकेशन ऑफ फंड में कौन सा कॉलम में सर? 3D1A। आप लोग ढूंढ लोगे 3D1A इन बैलेंस शीट। आप लोग साथ साथ हो, नोट डाउन कर रहे हो? टू ऑल माय स्टूडेंट्स, सो 3D1A ढूंढ लोगे आप लोग फ्रॉम द बैलेंस शीट आईटीआर 3। गाइस, ये सोर्स ऑफ फंड की एप्लीकेशन ऑफ फंड कहां पे है? ये इज इट कमिंग अंडर सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड? ये पार्ट कहां पे आया है आपका? ये एप्लीकेशन, वेरी गुड सुबोधित, एप्लीकेशन ऑफ फंड है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में ही आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड ऑल दैट। Getting my point? Every one of you getting this? Yes, no? तो बैलेंस शीट का मेरा लायबिलिटी साइड स्वाहा हो गया। अब स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, सर अगर बैलेंस शीट में लोन जैसा पार्ट होता जो इसमें मिसिंग है, अगर लोन होता तो लोन कहां दिखाते हैं? लोन आपका कैपिटल पार्ट में आ जाता। तो आप ऊपर जाओ, पहले प्रॉपर्टीज कैपिटल, उसके बाद जो लोन फंड देख रहे हो, लोन फंड के अंदर आप देख सकते हो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों दिया हुआ है। तो सिक्योर्ड लोन के कॉलम में आएगा, अनसिक्योर्ड कॉलम में आएगा। बैंक से लोगे तो बैंक वाला आएगा, अदर्स से लोगे तो अदर्स से आएगा।
तो आई थिंक अगर कोई क्लाइंट का बैलेंस शीट में आपको लोन दिखा, क्लोजिंग बैलेंस लोन, तो आपको लोन लिखना आई गेस समझ में आ गया। और आप अगर बोलोगे सर बचपन का बैलेंस शीट जो बनाए थे उसमें आपका ये सब मिलता था कि रिवोल्यूशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो वो आप भी देख सकते हो, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर वो भी है। तो अगर आपका कोई बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व, इस तरह का रिजर्व है तो यू कैन मेंशन ओवर हियर आल्सो। तो आईटीआर 3 का बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, आईटीआर 5, आईटीआर 6 में ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। खाली फर्क रहता है कैपिटल में, यहाँ पे प्रोप्राइटर्स कैपिटल है, वहां पे आपको पार्टनर्स कैपिटल मिलेगा इन आईटीआर 5, और आईटीआर 6 में आपको कंपनीज कैपिटल मिलेगा। तो आप प्रोप्राइटर्स कैपिटल अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे कहाँ क्या लिखना है। तो आई गेस ये जो बैलेंस शीट आपके सामने है, ये बैलेंस शीट में हम लोग का लाइबिलिटी साइड में जो जो है वो हम लोग लिख लिए, कंप्लीट कर लिए। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। अप्रोच इज क्लियर टू यू? अप्रोच समझ में आया आप लोग को? कैसे भर रहे हैं हम लोग, बैलेंस शीट को रेफरेंस ले रहे हैं और हम लोग आईटीआर 3 में डालते जा रहे हैं। तो आई थिंक एक एक आइटम पढ़ के आप लोग उसका डेस्टिनेशन लिख ले रहे हो। डेस्टिनेशन मतलब होता है कि कौन कहाँ पोस्ट होगा, वो आप लिख रहे हो। ओके, नाउ कम टू द फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट जो है, जो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट जो दिख रहे हो, मेरा आप लोग से एक सिंपल सा सवाल है। ये जो 1,17,755 जो फिक्स्ड एसेट दिख रहा है आपका, क्या आप बता सकते हो कि ये आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन है कि बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन है? दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस इन माय क्लोजिंग बैलेंस शीट and the amount is coming 1,17,755. So guys, can you tell me this is my after depreciation or before depreciation? I mean this is my WDV closing की opening WDV? Public बोल रहे आफ्टर चार्जिंग depreciation. Absolutely correct. तो आपको बैलेंस शीट में ये फिगर नहीं लिखना है, आपको बैलेंस शीट में ये फिगर नहीं लिखना है। तो सर आपको कौन सा फिगर लिखना है? करेक्ट है, सब लोग करेक्ट हो कि आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन वाला फिगर बैलेंस शीट में जाएगा। आफ्टर चार्जिंग ये फिगर कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। तो आफ्टर चार्जिंग ये फिगर अगर जाता है तो ये बैलेंस शीट में ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए आपको आपको मेरा वाला फॉर्मेट आपको पता होगा कि हम लोग एक चीज मेंटेन करते हैं, फिक्स्ड एसेट शेड्यूल बोल के। तो आप देख लो फिक्स्ड एसेट शेड्यूल कहाँ है हम लोग का। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, लास्ट पेज आपको मिलेगा फिक्स्ड एसेट शेड्यूल। ये तो यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। मतलब 211672 ये देना होगा आपको। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग का ये थोड़ा सा गलत है। ये 195 नहीं होगा, ये होगा 102 ही होगा, 102,750 होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होके हम लोग का होगा 119। तो हम लोग को देना होगा ये 119,422, ये कोड करना होगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं, कंट्रोल से कॉपी। और आप शायद नोटिस किए होंगे ये क्रॉस ब्लॉक में आके ये देना होगा। ठीक है, तो ओपनिंग डब्ल्यूडी भी हम लोग को देना पड़ेगा। रुको भाई, आ रहा है आंसर, आ रहा है। प्रेजेंटेशन नाम का एक चीज होता है सुजन, वो प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को देना पड़ता है। तो ये आप नहीं है, आप नीचे डालोगे डिप्रिसिएशन, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लोजिंग आ जाएगा। ओके, तो डिप्रिसिएशन कितना है हम लोग का? ये, रुको जरा यार, सबर करो, आएगा। आप लोग इतना इम्पेशंस क्यों हो जाते हो? ठीक है, तो ये हम लोग का देखो आ गया। तो ये क्लोजिंग था ना, तो देखो बैलेंस शीट पे क्लोजिंग है सर, अब सही थे, बट प्रेजेंटेशन इस तरीके से करना है।
तो आप लोग लिख लो, नोट डाउन कर लो। देखो देख के सबको ये सही लगेगा, आपको बोलेगा शायद कुछ नहीं कर रहा, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है। मैं फिल इन द ब्लैंक्स ही कर रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स करने में, लेकिन फिर भी आप लोग से गलती होता है। तो आप एक दफा लिख लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखना है। तो ग्रॉस ब्लॉक से डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद नेट ब्लॉक आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड का एक नंबर टैब जो है वो फिक्स एसेट के लिए है। तो फिक्स एसेट का शेड्यूल हम लोग को कैसे भरना है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एंड डिप्रिसिएशन। तो आप लोग लिख लो, इन आईटीआर 3 we have to mention opening WDV and depreciation during the year. In ITR 3 we need to mention opening WDV and depreciation during the year. तो दोस्तों ये था मेरा opening WDV और ये depreciation during the year। ये करके ऐसा आ रहा है, WDV and depreciation during the year। ओके okay? आप लोग लिख ले रहे हो, संग संग लिख लिया करो ताकि आपको आईटीआर 3 सुनते ही सब बारे में समझ में आए। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ एडवांस अकाउंट्स क्लास किए हो उन लोग को समझ में आया तो कि जो पीएल बैलेंस शीट हम लोग उस क्लास पे बनाए उसको कहाँ पोस्ट करना है और कैसे करना है। तो अगर आप एडवांस अकाउंट्स का क्लास वगैरह अगर अच्छे से अगर किए होंगे, उस टाइम पे अगर बनाए होंगे, तो गाइज यू नो वेरी वेल कि आपको यहाँ पे कैसे क्या डालना है एंड ऑल दैट। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोग वो सारा वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैसे और कहाँ डालेंगे। तो एज यू कैन सी दैट फिक्स एसेट के अंदर हम लोग ये सारा फिगर डाल दिए और ग्रॉस ब्लॉक, डिप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक इस तरीके से हम लोग डाल दिए। क्लियर? यस नो? ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द बैलेंस शीट। फिर से जाते हैं। सो बैलेंस शीट के अंदर हाँ, ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आईटीआर 3 में दो तरह का होता है, ध्यान से सुनो दोस्तों। इन्वेस्टमेंट आईटीआर 3 में दो तरह का होता है, एक होता है कोटेड, दूसरा होता है नॉन कोटेड। आप बोलोगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, एब्सोल्युटली करेक्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। बट आईटीआर 3 में और एक फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कोटेड एंड नॉन कोटेड। तो सर कोटेड इन्वेस्टमेंट कौन सा है? अगर आपका क्लाइंट का म्यूचुअल फंड, आपका क्लाइंट का स्टॉक मार्केट, ओके, या आपका क्लाइंट का फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा इन्वेस्ट करके रखे, तो वो सारा कोटेड में आता है। गाइस शेयर मार्केट में कॉन्सेप्ट होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, इफ एंड ओ। तो फ्यूचर ऑप्शन में करोड़ों लोग करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ऐसा, अगर मार्केट सही रहे तो स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सब जगह में अगर कोई इन्वेस्टमेंट खरीद के रखा है तो वो कोटेड इन्वेस्ट के अंदर जाएगा। और बाकी जितना आपका एफडी, आरडी, ओके, पीपीएफ, ये जितना सारा इन्वेस्टमेंट का बात हम लोग करते हैं वो सारा जाएगा नॉन कोटेड के अंदर। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, सो एफडी, आरडी, पीपीएफ, एलआईसी, ये जिस तरह का इन्वेस्टमेंट है ये सारा इन्वेस्टमेंट जाएगा नॉन कोटेड में। और स्टॉक मार्केट या मनी मार्केट में जितना सारा इन्वेस्टमेंट होगा वो सब हम लोग कहाँ डालेंगे? कोटेड में डालेंगे। तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट में 7,500,000 बोल के एक इन्वेस्टमेंट बोल के टोटल आया। ये देख के आपको पता नहीं चल रहा है क्लाइंट ने ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया। ये जो नोट नंबर 4 है, तो आपको एक बार नोट नंबर 4 रेफर करना चाहिए टू गेट द ब्रेकअप। तो मैं आपको नोट नंबर 4 एक बार लेके आऊंगा। तो नोट नंबर 4 में देखिए, सो कोई ब्रेकअप दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली 7,500,000 आया है। सो बेसिकली क्लाइंट के नाम पे एलआईसी है, वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा है अपने नाम पे जिसमें वो इतना प्रीमियम अब तक दे चुका है। 7,500,000 जैसा प्रीमियम मेरा क्लाइंट भर चुका है। तो लाइफ इंश्योरेंस और क्या क्या दोस्तों, एफडी, आरडी, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारा कहाँ डालेंगे हम लोग? ये सारा हम लोग डालेंगे नॉन कोटेड इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। तो आप आ जाओ एक बार इन्वेस्टमेंट टैब में, ये देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड का 2 नंबर टैब है इन्वेस्टमेंट। तो वहां पे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे आप देख लो कोटेड, नॉन कोटेड। तो आप बताइए लाइफ इंश्योरेंस पे अगर कोई क्लाइंट पैसे इन्वेस्ट करे तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा कि लॉन्ग टर्म में आएगा? पहले तो ये बताइए।
अगर कोई बंदा लाइफ इंश्योरेंस पे पैसा डाल रहा है, LIC कर रहा है अपने नाम पे, तो वो कोटेड में आया, चाहिए पहले बोलो शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म होगा वो। इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, इट्स ऑलवेज लॉन्ग टर्म। कोटेड की नॉन कोटेड, वो कोटेड की नॉन कोटेड कहां जाएगा? दैट विल बी नॉन कोटेड में जाएगा और अनकोटेड में जाएगा। तो 7,50,000 जो है, 7,500,000 जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो कि कोटेड नॉन कोटेड का बात नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आप देख सकते हो सब शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी में कितना, प्रेफरेंस में कितना, डिवेंचर में कितना। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, बहुत सारा क्लाइंट आपको मिलेगा मार्केट में जो फ्यूचर ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं। अब फ्यूचर ऑप्शन क्या है वो आगे चल के अगर कभी मौका मिले तो आप लोगों से डिस्कस करेंगे, जहां पे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऐसा सब ऑप्शन वगैरह हम लोग बोलते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, स्पेकुलेशन करने का एक बहुत बढ़िया जगह है। तो उस जगह अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई अगर एसेट होल्ड करते हैं तो वो सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा। नक्सल में बात ये होता है सर कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पता लगाने के लिए, आई रिपीट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पता लगाने के लिए आपका क्लाइंट जो है वो क्लाइंट को क्या करना चाहिए? आपका क्लाइंट को जो डीमैट समरी है वो डीमैट लेने आना है। मतलब अगर आपका क्लाइंट का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अलग से दिखाना है तो क्लाइंट से इतना पूछिए कि सर आपका डीमैट समरी दीजिए, और या जो हर इवनिंग पे जो कॉन्ट्रैक्ट नोट जो भेजता है शेयर मार्केट से, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट दीजिए। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर पूरा डे एंड का डिटेल्स रहता है कि आपने कितना शेयर कितना घंटे के लिए कितना दिन के लिए होल्ड किए, क्या उसका प्राइस चल रहा था, आप जब छोड़े थे कितना प्राइस में छोड़े हो, आपका रियलाइजेशन लॉस कितना हुआ, रियलाइजेशन गेन कितना हुआ, ये पूरा चीज उसमें रहता है। तो आपको देखना 31 मार्च 2000 जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड रहेगा उस दिन तक आपका क्लाइंट का डीमैट में कितना स्टॉक होल्डिंग में है। मन करता है कर रहा है अभी कि आप लोग को दिखा दूं डीमार्ट में कैसे चेक करते हैं, पर वो अगर दिखाने जाएंगे तो अभी थोड़ा डिस्कशन से बाहर चले जाएंगे। इन फ्यूचर अगर आपको अगर मुझे मौका मिले तो मुझे याद दिला देना, मैं अपना डीमैट जो रिसेंटली मैं ओपन किया हूँ जीरोधा के साथ, और भी है मेरे पास डीमैट अकाउंट, अभी रिसेंट जो ओपन किया है मैं उसका एक बार दिखा दूंगा कि डीमैट अकाउंट कहाँ चेक करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ क्या होल्ड करके रखा है। सो बेसिकली 31 मार्च तक आपका क्लाइंट के नाम पे जितना सारा बैलेंस शो करेगा, आपको देखना है वो बैलेंस कब से होल्ड किया हुआ है। तो जितने दिन से वो होल्ड किया रहेगा, वो अगर 12 मंथ तक होता है तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म रहेगा, अगर 12 से ऊपर जाएगा तो लॉन्ग टर्म होगा। आपको पता होगा बिकॉज कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोग शायद आप लोग पढ़ेंगे कभी। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कहानी। तो इस क्लाइंट में कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं है, एक ही है जो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म कोई कहानी नहीं है इसका, और वो भी अनकोटेड क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर शेयर में करते हो तो ये कोटेड में रहेगा, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? कि कोटेड के अंदर क्या डालना है, नॉन कोटेड के अंदर क्या डालना है, आई थिंक यू गाइस हैव मेक अ नोट ऑफ इट, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मेरा जो डिस्कशन है उसको कंप्लीट करना है। इन्वेंट्रीज 6,87,300, ये कहां जाएगा? ये जाएगा करंट एसेट के अंदर। तो आप देख सकते हो लाइन से आ रहा है हम लोग का। तो पहला जो हम लोग किए थे आप देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ फंड, जहां पे फिक्स एसेट वगैरह आप देख सकते हो। दूसरा पार्ट है इन्वेस्टमेंट, वो भी आप देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट डाल दिए। थर्ड पार्ट करंट एसेट, तो स्टॉक करंट एसेट के अंदर ही आता है। तो आपको तीनों अलग अलग ब्रेकअप दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, WIP और FG का। तो आप कहाँ डालोगे? फिनिश गुड्स के अंदर डालोगे। अगर आपका ट्रेडर क्लाइंट हुआ तो फिनिश गुड्स में आएगा। अगर मैन्युफैक्चरर क्लाइंट हुआ तो आप चेक करो कि रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश प्रोडक्ट कितना है, WIP कितना है। लेकिन अगर ट्रेडर हुआ आपका क्लाइंट जो माल खरीद के बेचता है या जो भी करता है तो उसके लिए FG रहेगा। ठीक है, तो स्टॉक कहां पे डाल देना? फिनिश गुड्स में डाल दीजिएगा। मैन्युफैक्चरर होगा तो आपको ब्रेकअप देगा, वो रॉ मटेरियल कितना तक है, स्टॉक इन प्रोग्रेस बताओ, WIP कितना है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, पैकिंग मटेरियल को भी बहुत सारा लोग स्टॉक में दिखाता है। अगर पैकिंग मटेरियल थोड़ा लार्ज अमाउंट कैरी करते हैं तो इट्स ऑप्शनल, नॉर्मली हम लोग परचेस के साथ ही दिखा देते हैं, बट बहुत सारे लोग अलग करके दिखाते हैं। आप लोग सुनो लूज टूल के बारे में? सुनो लूज टूल एक टाइम पे बीकॉम में कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर होता था, लूज टूल। मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लूज टूल भी क्लासीफाई हो रहा है। खास करके अमिताभ बसु सर का जो किताब है उसमें रहता है था, हनीफ मुखर्जी सर का किताब में रहता था लूज टूल। तो लूज टूल को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अभी दरकार नहीं है तो छोड़ दीजिए।
अच्छा सन्ड्री डेटर्स। अच्छा आप एक बात बताओ, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, ये तो लगभग हर एक बैलेंस शीट का कहानी है ना। ये तो इंडिया में अगर 90% बैलेंस शीट आप 90 क्या 100% चेक करोगे तो 100 में 100 आने के चांसेस है कि आपके क्लाइंट का बैलेंस शीट अगर ढंग से बन रहा है तो स्टॉक रहेगा। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो अगर पर्सनल बैलेंस शीट बना रहा है तो अलग बात है। स्टॉक रहेगा, सैंडी डेटर्स के नाम पे भी दो चार आइटम रहेगा, अमाउंट रहेगा, एंड ऑफ कोर्स कैश बैंक तो रहेगा ही। तो आप देख सकते हो लाइन से आइटम आ रहा है तो आप उसको लाइन से पुट डाउन करिए। तो इन्वेंट्री बिठा दिए, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब सन्डे डेटर्स। तो सन्डे डेटर्स का ठिकाना देख लो कहां इसको पुट करना है। 3A2 के अंदर हम लोग पुट करने सन्डे डेटर्स 3A2, ये आपका सन्डे डेटर्स, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो बैंक अकाउंट अगर एक्सेस ज्यादा हो तो आप बैलेंस जोड़ के बिठा सकते हो। तो मेरे यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कितना कैश इन हैंड है कितना कैश एट बैंक है। मैं पता लगाऊंगा, पता कहां से लगाऊंगा, पता लगाऊंगा थोड़ा नीचे से। ये तो बैंक में है 18,200 और इसमें 75,000। तो कैश इन हैंड है मेरा 75,000 और ये है मेरा 18,200। ठीक है। हाँ, तो आप मुझे बताओ बैलेंस शीट में कोई आइटम छूट गया है क्या? ये सारा आइटम पोस्ट हो चुका है? प्लीज चेक करके बोलो, ये जो बैलेंस शीट आपके सामने है कोई भी आइटम छूट गया है? तो आप लोग के लिए मैं यही ट्राई करने बोला था घर पे, लेकिन आप लोग वो ट्राई तो कभी करोगे नहीं। तो अभी ट्राई करना है कि अभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेना है? ये बैलेंस शीट में शेयर कर दूंगा आप लोग का व्हाट्सएप में। तो गाइज आई थिंक कोई आइटम छूटा नहीं है मेरा। तो आप देख लो अगर सारा आइटम पोस्ट हो गया तो ये सही की गलत कैसे पता चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका टोटल सोर्स ऑफ फंड कितना आ रहा है। तो ये आपका टोटल सोर्स ऑफ फंड आ गया सर, ये 14,82,424, इतना आपका सोर्स ऑफ फंड आया। तो आप टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड भी जोड़ के देख लीजिए, 14,82,424। ये आपका टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड है 14,82,424। Already has been reflected total application of fund, and what about the total source of fund? टोटल सोर्स ऑफ फंड भी आप देख सकते हो 14,82,424। तो दोस्तों ये क्या है सर, ये हम लोग का बैलेंस शीट टैली किया, बट एक बात आप नोटिस करो, आपका जो ड्राफ्टेड बैलेंस शीट है उसका जो टोटल है, ये टोटल और आपका आईटीआर का बैलेंस शीट का टोटल दोनों मैच नहीं किया। आपका आईटीआर का बैलेंस शीट का टोटल एंड आपका ड्राफ्टेड बैलेंस शीट का टोटल दोनों को मैच नहीं किया। कि ये मैच किया? ये मैच कभी भी नहीं करेगा। आप कभी करने मत जाना, ये कभी मैच नहीं करेगा। क्योंकि आप अगर फॉर्मेट नोटिस किए तो देखना फॉर्मेट अलग है। ये सिंडिकेटर्स को हम लोग कहां जोड़े हैं, सोर्स ऑफ फंड में जोड़े हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फंड में लेके आए? कायदे से तो सिंडिकेटर्स तो मेरा लाइबिलिटी का पार्ट है ना। तो यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी की तरह बैलेंस शीट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इस तरीके से बैलेंस शीट है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो आपका है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स आप यहाँ पे तो नहीं डाले हो, तो टोटल कैसे मैच करेगा? लेकिन आप जहां पे भी सन्ड्री क्रेडिटर्स डाले वो सही डाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली इतना चेक कर लेना कि सारा बैलेंस शीट आइटम पोस्ट होने के बाद सोर्स ऑफ फंड हैज टू बी इक्वल विद द एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये दोनों चीज इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो सुबह अल्लाह आपका बैलेंस शीट करेक्ट है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो मतलब कोई आइटम मिसप्लेस हुआ या कोई आइटम पोस्ट करना छूट गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि बैलेंस शीट और जो आइटम जहां आता है उसको पेस्ट करते चलो। तो डे एंड में आपका ये कंफर्मेशन रहेगा कि बैलेंस शीट से कोई भी आइटम आपसे छूटे नहीं, सारा आइटम आप पोस्ट कर दिए हो। तो ये बात थोड़ा आपको ध्यान देना है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको ये बात समझ में आया कि कहां पे क्या किया नहीं किया ऑल दैट? तो आप क्या आप लोग बैलेंस शीट भर सकते हो?
तो आपके पास देख रहे हैं स्वीटी ने एक बैलेंस शीट शेयर किया, वो एक बैलेंस शीट है। मैं आज ये शेयर कर दूंगा तो आपके पास दो बैलेंस शीट मिल जाएगा। तो दो बैलेंस शीट अगर आप ITR 3 में प्रैक्टिस कर ले रहे हो एक दफा, तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए कोई दिक्कत हो सकता है। ठीक है। अच्छा, प्रीफिल में आप लोग को दे दूंगा, एक प्रीफिल में आप लोग को दे दूंगा, तो प्रीफिल और ये दोनों चीज देख लेना। प्रीफिल में आप लोग को दे दूंगा एक तो, डोंट वरी। तो क्या आप लोग नेक्स्ट वीक तक कर सकोगे, हाँ या ना? देखते। तो हम लोग नेक्स्ट वीक PL भरना सीख जाएंगे तो ITR 3 हम लोग का हो जाएगा। तो ट्यूसडे तक हम लोग का ITR 3 स्वाहा हो जाएगा। सो प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।